हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम आर्टिकल 15 के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। ये आर्टिकल जितना इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उतना ही कंफ्यूजिंग है। तो इस कंफ्यूजन को इसी वीडियो में हम दूर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए चलते हैं आर्टिकल 15 की तरफ। क्लॉजेस पे जाने से पहले कुछ बेसिक्स जान लेते हैं। आर्टिकल 15 जो है वो जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन फोर्स में आया था, तो आर्टिकल 15 में सिर्फ तीन ही क्लॉजेस थे, क्लॉज 1, क्लॉज 2, क्लॉज 3। बट आप करंटली जो देख रहे हैं वो 6 क्लॉजेज हैं आर्टिकल 15 में, जो कि किसी न किसी अमेंडमेंट से टाइम टू टाइम ऐड किए गए। हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो बाकी के क्लॉज हैं वो कैसे आए, किस लिए लाए गए और कब लाए गए। सेकेंड, जो आर्टिकल 15 है वो सिर्फ सिटीजन्स पे अप्लाई होता है, नॉन सिटीजन्स पे ये अप्लाई नहीं होता है। थर्ड, जो आर्टिकल 15 है वो स्टेट के अगेंस्ट तो अप्लाई होता ही है, साथ में प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट भी अप्लाई होता है। जैसे कि हम देखते हैं कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो स्टेट के अगेंस्ट अप्लाई होते हैं, यानी कि अगर स्टेट आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करेगा तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाकर रिट फाइल कर सकते हैं। लेकिन आर्टिकल 15 क्लॉज 2 जो है स्पेसिफिकली वो प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी अप्लाई होता है। हम इसके बारे में आगे देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं क्लॉज 1 पर, जो कि जनरली एक जनरल क्लॉज है, जो कि स्टेट को प्रोहिबिट करता है डिस्क्रिमिनेशन करने से। किन ग्राउंड्स पे? ऑन 5 ग्राउंड्स, दैट इज रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। इन 5 ग्राउंड पे क्लॉज 1 जो है वो स्टेट को प्रोहिबिट करता है कि वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा किसी भी सिटीजन के अगेंस्ट। इस क्लॉज के साथ एक इम्पॉर्टेंट केस पढ़ना ज़रूरी है, जिसका नाम है डीपी जोशी वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य भारत। ये जो जजमेंट है इसमें बेसिकली ये कहा गया था कि स्टेट जो है वो डिस्क्रिमिनेट कर सकता है ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ रेजिडेंस, यानी कि रेजिडेंस दैट इज़ डोमिसाइल के बेस पे आप किसी को डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि क्लॉज 1 में रेजिडेंस मेंशन नहीं है। क्लॉज 1 में जो मेंशन है वो प्लेस ऑफ बर्थ मेंशन है। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए राजस्थान के एक पब्लिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ने वैकेंसी निकाली है, और उस वैकेंसी में उन्होंने एक कैटेगरी यानी कि डोमिसाइल के बेस पे कुछ सीट्स रिजर्व की है, यानी कि जिनका रेजिडेंस या डोमिसाइल राजस्थान का होगा उनको रिजर्वेशन मिलेगी। बाकी अदर स्टूडेंट्स जो बाहर आउटसाइड द स्टेट ऑफ राजस्थान के हैं उनको रिजर्वेशन नहीं मिलेगी। तो ये जो रिजर्वेशन है ये एक तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं माना जाएगा। यही चीज़ डीपी जोशी ने कही थी, क्योंकि जो राजस्थान में जो रिजर्वेशन दे रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ डोमिसाइल वो प्लेस ऑफ रेजिडेंस है, और प्लेस ऑफ रेजिडेंस जो वर्ड है वो क्लॉज 1 में मेंशन नहीं है। तो आप इस बेसिस पे रिजर्वेशन दे सकते हैं। सेकंड, हम चलते हैं क्लॉज 2 पे। जैसे कि मैंने पहले बताया था, क्लॉज 2 जो है आर्टिकल 15 का वो प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी अप्लाई होता है, यानी कि जो भी क्लॉज 2 में मेंशन है, अगर वो एक्ट करते हुए आप किसी भी इंडिविजुअल का फंडामेंटल राइट वायलेट करते हैं, या फिर जो भी इसमें मेंशन है वो करते हैं, तो आपके अगेंस्ट भी वो पर्सन रिट फाइल कर सकता है, भले ही आप स्टेट हो या नहीं। एज अ प्राइवेट इंडिविजुअल वो आपके अगेंस्ट भी फाइल कर सकता है। तो इसमें जो इसकी हिस्ट्री जान लेते हैं। जैसे कि आप पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं। कुछ चीज़ें हमारे कंट्री में प्रिवेल करती थी, जैसे कि अनटचेबिलिटी में क्या होता था, जैसे गाँव में हम देखते थे कुएँ होते थे, तो बहुत सारे कास्ट को प्रोहिबिट करते थे कि आप इस कुएँ से पानी नहीं भरेंगे, आपके लिए सेपरेट कुआँ है। तो अपर कास्ट के लिए अलग कुएँ होते थे जिसमें से वो पानी निकालते थे, लोअर कास्ट के लिए अलग टैंक्स, बाथिंग घाट्स जो होते थे जहाँ पे कपड़े धोया करते थे गाँव के लोग, और कुएँ का पानी यूज़ नहीं कर सकते थे। कुछ जो सेपरेट कुएँ होते थे जिसमें जो लोअर कास्ट है वो जाती थी, अपर कास्ट के लिए अलग होते थे, और कुछ रोड्स को भी वो ब्लॉक कर देते थे फॉर लोअर कास्ट, कि इसमें से सिर्फ अपर कास्ट जाएंगी, लोअर कास्ट नहीं जा सकती। तो यही सब एक्टिविटीज़ को एक तरह से प्रिवेंट करने के लिए ये क्लॉज ऐड हुआ है, और इसमें ही ये सारी एक्टिविटीज़ को ही प्रोहिबिट किया गया है कि कोई भी सिटीजन्स ये सब एक्टिविटीज़ नहीं करेंगी। किसी को भी आप किसी शॉप का एक्सेस या
पब्लिक रेस्टोरेंट का, होटल्स का, या भी किसी भी पब्लिक एंटरटेनमेंट यानी कि किसी मूवी थिएटर में आप किसी को भी प्रोहिबिट नहीं कर सकते कि आप नहीं जाओगे क्योंकि आप पर्टिकुलर कास्ट से बिलोंग करते हो या आप लोअर कास्ट से बिलोंग करते हो। तो वही सब 5 ग्राउंड हैं। रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे आप किसी को भी प्रोहिबिट नहीं करोगे कि टू एक्सेस शॉप्स, पब्लिक रेस्टोरेंट, होटल्स, प्लेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट, और किसी को भी प्रोहिबिट नहीं करोगे टू यूज़ वेल्स, टैंक्स, बाथिंग घाट्स, रोड्स और प्लेसेस ऑफ पब्लिक रिसोर्ट। फर्दर हम चलते हैं क्लॉज 3 पे, जो स्पेशली स्टेट को पावर देता है टू मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। अब यहाँ पे वुमेन एंड चिल्ड्रन को प्रिविलेज देते हुए स्टेट को पावर दी है कि स्टेट एक स्पेशल लॉ बना सकती है फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन। अब जैसे कि वुमेन चिल्ड्रन के बेनिफिट के लिए आप कोई भी लॉ बना सकते हो, जैसे कि हम पॉक्सो एक्ट देखते हैं, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट देखते हैं, और सिमिलरली वुमेन के अपलिफ्टमेंट के लिए बहुत सारे लॉज हमने बनाए हैं, जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंट एक्ट जो वुमेन की सेफ्टी के लिए बनाया गया है, सिमिलरली लाइक सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट एट वर्क प्लेस, ये भी वुमेन की सेफ्टी के लिए बनाया गया है, और बहुत सारे रेप लॉ, जो भी हमारे रेप के लॉज हैं वो भी वुमेन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए गए हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी पावर जो हैं वो क्लॉज 3 से मिली हैं स्टेट को कि वो किसी वुमेन और चिल्ड्रन के लिए स्पेशल लॉज बना सकते हैं। तो अब क्या हम ये कह सकते हैं कि जो क्लॉज 3 है ये एक तरह का डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है वुमेन और मेल और फीमेल में, कि आप पावर दे रहे हो स्टेट को कि स्पेशल लॉ बनाओ वुमेन के लिए, लेकिन वहीं आप मेन के लिए ऐसी कोई पावर नहीं दे रहे हो स्टेट को। तो ये बोला गया कि ये एक टाइप का डिस्क्रिमिनेशन तो है, बट दिस इज़ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन विच इज़ वेरी एसेंशियल फॉर द सोसाइटी। देखिए वुमेन की कंडीशन हम स्टार्टिंग से देखते हैं कि वो बहुत पीछे है मेन से, दे आर नॉट इक्वल। तो उन इक्वालिटी सोसाइटी में लाने के लिए ही ये क्लॉज इसमें ड्राफ्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में। फर्दर चलते हैं क्लॉज 4 में। जैसे कि क्लॉज 3 में स्टेट को पावर दी गई थी स्पेशल लॉ बनाने के लिए फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन, तो यहाँ पर भी जो है स्टेट को पावर दी गई है स्पेशल लॉ बनाने के लिए, लेकिन किन के लिए? सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए, सेकंड शेड्यूल कास्ट के लिए, थर्ड शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। तो ये 3 कैटेगरी हैं जिनके लिए स्टेट को पावर दी गई है स्पेशल प्रोविजंस बनाने के लिए फॉर देयर एडवांसमेंट। सिमिलरली जैसे मैंने बताया था ओरिजिनली क्लॉज 3 ही क्लॉज थे आर्टिकल 15 में, तो ये जो क्लॉज 4 है ये किसी अमेंडमेंट के थ्रू आया होगा। तो हम अभी बात करते हैं कि ये क्लॉज 4 कहाँ से आया और कब ऐड किया गया। देखिए मद्रास गवर्नमेंट ने क्या किया था, मेडिकल कॉलेज में कुछ सीट्स रिजर्व कर दी थी। अब हम बात तब की कर रहे हैं जब क्लॉज 4 नहीं था। जब क्लॉज 4 नहीं था तो स्टेट के पास ऐसी कोई पावर नहीं थी कि वो किसी पर्टिकुलर कास्ट के लिए या किसी पर्टिकुलर क्लास के लिए वो सीट्स को रिज़र्व कर सके। तो लेकिन ये हुआ 1951 के अराउंड जब मद्रास गवर्नमेंट ने सीट्स रिज़र्व की मेडिकल कॉलेज में। तो यही चीज़ चैलेंज हुई, बिकॉज जब कॉन्स्टिट्यूशन ये पावर नहीं देता किसी स्टेट को तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल हुआ। तो ये चैलेंज हुई सुप्रीम कोर्ट में कि आप एक तरह से डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो कि इस कास्ट को रिजर्वेशन दे रहे हो और इसको नहीं दे रहे हो, क्योंकि तो फर्दर सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा कि भाई आप ऐसा नहीं कर सकते, ये डिस्क्रिमिनेशन है, आप कास्ट के बेस पे रिजर्वेशन नहीं दे सकते। तो अब जब ये पावर नहीं है तो पार्लियामेंट ने क्या सोचा कि भाई पावर तो हमको लेनी ही है क्योंकि हमें रिजर्वेशन तो किसी न किसी तरह देना है। तो अब इन्होंने क्या किया, क्लॉज 4 ऐड कर दिया जिसमें इन्होंने स्टेट को पावर दे दी कि आप उनकी एडवांसमेंट के लिए, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए आप जो भी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स हैं, उनके लिए आप सीट रिजर्व कर सकते हो। तो ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड हुआ। और जो केस था वो स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपाकन दुराय राजन था, जिसमें ये हेल्ड हुआ था कि आप रिजर्वेशन नहीं दे सकते। तो इसी को इस जजमेंट को नलिफाई करने के लिए फर्स्ट अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी जो पार्लियामेंट लाई, जिसके थ्रू क्लॉज 4 ऐड हुआ। अब देखिए क्लॉज 4 ऐड हो गया, स्टेट के पास पावर आ गई। अब जब पावर आ गई कॉन्स्टिट्यूशन में तो अब वो किसी भी तरह से कोई भी लॉ ला सकते हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस। तो इन्होंने क्या स्टार्ट कर दिया कि हर
कैटेगरी में हर किसी को ऑन द बेसिस ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्डनेस की बेसिस पे रिजर्वेशन देना स्टार्ट कर दिया। तो एक चीज़ हुई कि रूरल एरिया के बेसिस पे भी रिजर्वेशन दिया लोगों को, जो भी हमारे सिटीजन्स हैं। तो स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस प्रदीप टंडन का एक केस था जिसमें क्लियरली सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि स्टेट किसी रूरल एरिया के बेसिस पे रिजर्वेशन नहीं दे सकता, किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता। आप ये, क्योंकि आप ऐसा कह ही नहीं सकते कि जो रूरल एरिया में कोई इंडिविजुअल रह रहा है तो वह सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड होगा ही, क्योंकि बेस क्या है, हम किन को दे सकते हैं रिजर्वेशन, जो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड हैं, शेड्यूल कास्ट में जो फॉल करते हैं, शेड्यूल ट्राइब में जो फॉल करते हैं। तो आप इन 3 कैटेगरी को ही दे सकते हो, और रूरल एरिया के लोगों को आप ऐसी जनरली रिजर्वेशन नहीं दे सकते अनटिल एंड अनलेस दे आर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड। सबको नहीं दे सकते कि भाई जितने भी लोग गांव में, इस पर्टिकुलर गांव में रहते हैं सबको रिजर्वेशन दो, क्योंकि नॉट ऑल द पीपल लिविंग इन विलेज आर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड। तो यही चीज़ स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस प्रदीप टंडन में क्लियरली कही गई थी। फर्दर एक जो मैसूर गवर्नमेंट है उन्होंने क्या किया, सीट्स रिज़र्व कर दी कॉलेज में, और उस जो रिजर्वेशन जो दी उन्होंने मैसूर गवर्नमेंट ने वो 60% दे दी, यानी कि 100% के उसमें 60% तो रिज़र्व कर दी, बाकी की 40% अनरिजर्व्ड। तो ये चीज़ चैलेंज हुई। ऐसे तो बहुत ज़्यादा जो सीट्स हैं वो रिजर्व्ड ही हो जाएंगी, अनरिजर्व्ड के लिए तो बहुत कुछ रहेगा ही नहीं। तो ये चीज़ चैलेंज हुई MR बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक क्लियरली बोला कि आप 50% से ज़्यादा सीट्स रिजर्व नहीं कर सकते। 50% एक तरह से सीलिंग लिमिट पुट कर दी कोर्ट ने। और जो मैसूर गवर्नमेंट ने एक चीज़ और इसमें करी थी, जो ये मैसूर गवर्नमेंट ने जो ऑर्डर दिया था 60% रिजर्व करते हुए, कि जो बैकवर्ड क्लास है उनको डिवाइड कर दिया था मोर बैकवर्ड में, यानी कि आप ओवरऑल बैकवर्ड क्लास को तो रिजर्वेशन दे ही रहे हो, साथ में बैकवर्ड में जो और बैकवर्ड है, यानी कि जो बिल्कुल ही बैकवर्ड है उनको भी अलग से रिजर्वेशन देना डिवाइड करके, यानी कि एक पूरी बैकवर्ड क्लास को सब क्लासीफाई करके, सब डिवाइड करके मोर बैकवर्ड को रिजर्वेशन देना। तो MR बालाजी में इसको भी ओवर रूल कर दिया था और क्लियरली बोला था कि जो बैकवर्ड क्लास है इट कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड इनटू मोर बैकवर्ड। आप अगर मोर बैकवर्ड के नाम पे एक क्लास को, बैकवर्ड क्लास को फर्दर डिवाइड कर रहे हो, तो एक तरह से ये राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन है। अगर तुम सारे बैकवर्ड क्लास को एक साथ रिजर्वेशन दोगे तो ही सही है, फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। थर्ड चीज़ जो कही थी MR बालाजी में, वो कहा था कि आप कास्ट जो है वो एक सोल क्राइटेरिया नहीं है, और भी फैक्टर्स होते हैं किसी भी क्लास को बैकवर्ड क्लास कहने के लिए, कि सिर्फ कास्ट नहीं है कि पर्टिकुलर कास्ट है तो ये बैकवर्ड है। पॉवर्टी हो गई, जोग्राफिकल एरिया हो गया, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे और फैक्टर्स हैं जो कंसिडर करने चाहिए कि किसी भी क्लास को बैकवर्ड कहने के लिए। तो ये सब चीज़ें थी। और इम्पॉर्टेंटली एक चीज़ और गई थी MR बालाजी में, कि जो बैकवर्डनेस जो होनी चाहिए वो सोशली एंड एजुकेशनली दोनों होनी चाहिए। ये नहीं कि आप सिर्फ सोशली बैकवर्डनेस देख रहे हो या सिर्फ एजुकेशनली बैकवर्डनेस देख रहे हो, दोनों चीज़ होनी चाहिए। सोशल एंड एजुकेशनल वर्ड है, ना कि सोशल और एजुकेशनल। फर्दर एक और लैंडमार्क जजमेंट है इसी आर्टिकल से रिलेटेड, इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब देखिए, इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया अगेन बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है। इसमें बहुत सारे इश्यूज़ फ्रेम हुए, बहुत सारी चीज़ें डील की गई, बहुत सारे रीजंस दिए गए, लेकिन जो इस आर्टिकल के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, जो इस आर्टिकल 15 से रिलेटेड है, यहाँ पे मैं वही चीज़ डिस्कस करूँगी ताकि ईजी हो जाए, कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो। तो फर्दर बात करते हैं इंदिरा साहनी की। इंदिरा साहनी में जो MR बालाजी में कहा गया कि हम कास्ट को फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि ये राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन होगा। इंदिरा साहनी ने इसको ओवर रूल कर दिया कि भाई अगर तुम पूरी कास्ट को एक साथ रिजर्वेशन दोगे तो जो बहुत ही पिछड़े हुए हैं वो तो कुछ ले ही नहीं पाएंगे, वो तो जो आगे के होंगे, जो रिसोर्सेज जो गवर्नमेंट रिसोर्स दे रही है रिजर्व कैटेगरी को, वो सारे जो आगे फ्रंट पे हैं वही ले लेंगे, जो बहुत ही पिछड़े हुए हैं वो तो कुछ ले ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए इनका क्लासिफाई होना बहुत ज़रूरी है। तो सब क्लासिफिकेशन को वैलिड बोला इंदिरा साहनी ने। सेकेंड थिंग,
इंदिरा साहनी ने जो बोला कि कास्ट के बेस पे भी हम बैकवर्डनेस जज कर सकते हैं, जैसे कि एम आर बालाजी में सिर्फ इस चीज़ को नहीं माना था कि और भी फैक्टर्स होते हैं जो किसी क्लास को बैकवर्ड कह सकते हैं जिस बेस पे। फर्दर बात करते हैं क्लॉज 5 की। अब देखिए क्लॉज 5 को समझने से पहले ये देखना ज़रूरी है कि इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, वो दो टाइप के होते हैं। एक तो प्राइवेट होते हैं जो कि फुली अपने खुद के लॉज बनाते हैं, खुद को वो गवर्न करते हैं, स्टेट का इंटरफेरेंस उनमें नहीं होता। एक होते हैं पब्लिक इंस्टीट्यूशंस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, जिसको स्टेट गवर्न करती है, फंड करती है और स्टेट के लॉज ही उस पर एप्लीकेबल होते हैं। जो भी फ़ी स्ट्रक्चर या जो भी कंडीशंस लगनी होती हैं किसी भी एडमिशन से रिलेटेड, वो सिर्फ वो सारा कुछ गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या गवर्नमेंट डिसाइड करती है। तो ये दो हो गए, पब्लिक और प्राइवेट। अब देखिए जो फर्दर कैटेगराइज होते हैं, क्या बोलते हैं, प्राइवेट में, वो दो टाइप के होते हैं। फर्दर जो प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वो फर्दर डिवाइड होते हैं एडेड और अनएडेड। यानी कि स्टेट जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है वो है तो वो प्राइवेट, बट उसको कहीं ना कहीं स्टेट एड कर रही है, यानी कि फंड्स से रिलेटेड हो जाए या उसकी पॉलिसीज़, तो कुछ कहीं ना कहीं उसमें स्टेट का इंटरफेरेंस रहता है। तो एक हो गए एडेड जिनको स्टेट एड कर रही है, और दूसरा अनएडेड जिनमें कोई इंटरफेरेंस नहीं है, कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी नहीं लगती है, कोई फी स्ट्रक्चर भी सब वो खुद का करते हैं। दे आर टोटली प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। तो अब एक क्वेश्चन उठता है कि क्या कभी रिजर्वेशन के मामले में, मान लीजिए जो भी रिजर्वेशन दे रहे हैं गवर्नमेंट, वो प्राइवेट पब्लिक इंस्टीट्यूशंस में तो देखो पूरा स्टेट का सब चीज़ स्टेट की चल रही है, क्योंकि स्टेट ही गवर्न कर रही है, स्टेट ही फंड कर रही है, स्टेट ही पॉलिसी बना रही है। तो स्टेट जो भी रिजर्वेशन पॉलिसी बनाएगी वो सीधा अब जाके पब्लिक इंस्टीट्यूशंस पे तो अप्लाई हो जाएगी। लेकिन कन्फ्यूजन कहाँ आती है? प्राइवेट में। अब बोल रहे कि चलो कहीं ना कहीं एडेड जो स्टेट एड कर रही है प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में, उनमें भी चलो अप्लाई कर दो। तो क्या अनएडेड जो बिल्कुल प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, जो बिल्कुल भी हेल्प नहीं ले रहे हैं स्टेट की, क्या उन पे भी गवर्नमेंट की रिजर्वेशन पॉलिसीज़ अप्लाई हो सकती हैं? तो एक केस था पीए इनामदार वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ये भी एक लैंडमार्क जजमेंट है। इसमें भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे इश्यूज फ्रेम हुए, बट यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है हम उससे डील करते हैं। तो इसमें क्लियरली बोला कि जो अनएडेड प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, दे आर नॉट सब्जेक्ट टू गवर्नमेंट रिजर्वेशन पॉलिसी, यानी कि जो भी गवर्नमेंट पॉलिसी, रिजर्वेशन पॉलिसी गवर्नमेंट बनाएगी वो अनएडेड प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस पे नहीं अप्लाई होगी। तो इसमें क्लियर कर दिया पीए इनामदार ने। तो इसको ही नलिफाई करने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन में 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ पार्लियामेंट में, जिसके थ्रू क्लॉज 5 ऐड हुआ आर्टिकल 15 में, जो कि क्लियर कर देता है कि जो स्टेट है वो लॉ बना सकता है किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के एडमिशन से रिलेटेड। और इसमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में क्या क्या ऐड होंगे, इंक्लूडिंग प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, वेदर एडेड और अनएडेड बाय द स्टेट। बट इसने एक्सक्लूड कर दिया माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने क्लियर कर दिया, 93rd अमेंडमेंट ने ओवररूल कर दिया पीए इनामदार को, नलिफाई कर दिया इस जजमेंट को, कि जिसने कहा था भाई अनएडेड में तो नहीं लगेगी रिजर्वेशन पॉलिसी स्टेट की। क्लॉज 5 आया, बोला लगेगी, प्राइवेट, पब्लिक, एडेड, अनएडेड सब में लगेगी, बस एक को छोड़ के माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, जो कि आर्टिकल 30 में हम डील करेंगे। जब आर्टिकल 30 पे वीडियो आएगी उसमें क्लियर डीप में पढ़ेंगे। माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के सिवा सब में स्टेट की रिजर्वेशन पॉलिसी लगेगी। तो ये क्लॉज 5 ने इसमें जो भी है इंट्रोड्यूस हुआ 93rd अमेंडमेंट से। फर्दर एक एक्ट पास होता है, सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस रिजर्वेशन एंड एडमिशन एक्ट 2006 में पास हुआ था, जिसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जो भी हैं कंट्री की, उनमें एससी को 15% रिजर्वेशन दिया, 5% एसटी को, ओबीसी को 27%। बट इसमें ट्राइबल एरियाज़ में जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी और माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं, इनको एक्सक्लूड कर दिया इस एक्ट ने। तो एक नेक्स्ट फिर जब क्या होता है, ये वाला एक्ट जिसमें ये रिजर्वेशंस दी हैं, और एक 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जिसके थ्रू क्लॉज 5 आया, वो अशोक कुमार ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2008 में चैलेंज हुए।
कि भाई ये तो वायलेशन है आर्टिकल 15 का, जो कि माइनॉरिटी में तो तुम इंटरफेरेंस को मना कर रहे हो। क्लॉज 5 क्या कहता है कि माइनॉरिटी में रिजर्वेशन पॉलिसी स्टेट की नहीं एप्लीकेबल होगी, वो खुद अपने गवर्न करेंगे, लेकिन जो प्राइवेट, पब्लिक, एडेड, अनएडेड सब में लगेगी। तो ये एक तरह से तुम डिस्टिंक्शन कर रहे हो माइनॉरिटी और अदर इंस्टीट्यूशंस में। तो अशोक कुमार ने क्लियर कर दिया कि भाई ये किसी भी टाइप का वायलेशन नहीं है, ये आर्टिकल 14 का वायलेशन नहीं है। जो भी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी एक सेपरेट क्लास है और उनका जो लॉ है वो सेपरेटली गवर्न होता है आर्टिकल 30 के उसमें। तो इसीलिए इसमें एक्सक्लूड करने में कोई भी ये बेसिक स्ट्रक्चर या आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन नहीं हो रहा है। लेकिन अशोक कुमार ठाकुर ने एक क्वेश्चन जो है वो छोड़ दिया, इसमें कोई आंसर नहीं किया अनएडेड प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के बारे में, कि भाई उसके बारे में उसने कोई टिप्पणी नहीं की अशोक कुमार ठाकुर ने। तो फर्दर एक केस आता है प्रमति एजुकेशनल एंड कल्चरल ट्रस्ट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये 2014 का केस है। इसमें क्लैरिफाई कर दिया कि भाई 1993 अमेंडमेंट जो है वो अनएडेड पे प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी अप्लाई होता है। अगेन इसने भी क्लियरली बोल दिया माइनॉरिटी को एक्सक्लूड करके। फर्दर क्लॉज 6 जो है वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अब तक हम देख रहे थे कि सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, इनको रिजर्वेशन। एट लास्ट कहीं अनरिजर्व्ड में जो जनरल कैटेगरी है उसके बारे में बात होती है, जो कि बात करता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। जी हाँ, इसमें EWS का जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में वो चीज़ इंट्रोड्यूस हुई है क्लॉज 6 में। ये 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू ऐड हुआ है आर्टिकल 15 में। तो ये बेसिकली वही सेम चीज़ बोलता है कि फॉर द एडवांसमेंट ऑफ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सिटीजन्स किसके उनकी एडवांसमेंट के लिए स्टेट लॉ बना सकती है फॉर प्रोवाइडिंग एडमिशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। किसके लिए? EWS के लिए स्टेट लॉ बना सकती है फॉर एडमिशन इन प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वेदर एडेड अनएडेड बाय द स्टेट अदर देन माइनॉरिटी। और इसमें EWS की जो कैटेगरी है उन्होंने किनको एक्सक्लूड किया है, जो वो कैटेगरी जो क्लॉज 4 और 5 यानी कि सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड OBC क्लास को एक्सक्लूड किया है, SC और ST को एक्सक्लूड किया है। यानी कि जो EWS जो क्लास बनाई है वो जनरल कैटेगरी में से बनाई है। तो और इनमें स्पेशली इसमें बोला है कि इनको 10% रिजर्वेशन मिलेगा। अब एक चीज़ बताइए, इन MR बालाजी में और इंदिरा साहनी में भी कहा था 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं दे सकते। तो आप 50% OBC SC ST को दे रहे हो ऑलरेडी, तो ये 10% कहाँ से आएगा? ये क्या 50 से एक्सीड नहीं हो जाएगा? इसी बात का जो आंसर है वो एक लैंडमार्क केस आया था, जनहित अभियान यूथ इक्वालिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। इसको हम आगे पढ़ेंगे, उससे पहले हम देख लेते हैं कि जो EWS है, जो 10% रिजर्वेशन है क्लॉज 6 में, ये कौन कौन अवेल कर सकता है। देखिए, जो भी पर्सन है जिनकी इनकम 8 लाख से कम है पर एनम, वो इसको अवेल कर सकते हैं। लेकिन कौन लोग नहीं कर सकते? जिनके पास 5 एकड़ ज़मीन है, एग्रीकल्चरल लैंड जो ओन करते हैं 5 एकड़ से ज़्यादा, वो नहीं कर सकते। जो एक हाउस ओन करते हैं जिसका एरिया 1000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा है, वो नहीं कर सकते। या जिनके पास कोई प्लॉट है 100 यार्ड से ज़्यादा इन म्युनिसिपल एरिया और 200 यार्ड से ज़्यादा इन नॉन म्युनिसिपल एरिया, तो वो भी इसको अवेल EWS के बेनिफिट को अवेल नहीं कर सकते। अगेन इसमें कम्युनिटी जो OBC SC ST है उनको तो एक्सक्लूड कर ही रखा है, क्योंकि उनको ऑलरेडी क्लॉज 4 और 5 में बेनिफिट दे रखा है रिजर्वेशन का। चलिए बात करते हैं, जैसे मैंने बोला कि ये तो 50% से एक्सीड हो रहा है, क्योंकि 50% आप ऑलरेडी दे रहे हो OBC SC ST को, तो 10% फिर EWS को कैसे दोगे? तो इसमें जनहित अभियान यूथ इक्वालिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में ये चीज़ चैलेंज हुई। क्या चैलेंज हुई? 103rd अमेंडमेंट चैलेंज हुआ कि भाई ये तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इंदिरा साहनी ने तो लिमिट लगा रखी है कि आप 50% से ज़्यादा दे नहीं सकते रिजर्वेशन, तो आप यहाँ पे 10% दे के इसको और एक्सीड कैसे कर रहे हो?
तो जनहित अभियान यूथ इक्वालिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में 5 जज बेंच ने 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को वैलिड बोला। और उसके रीज़न क्या दिए कि एक तो फर्स्ट ये अमेंडमेंट वैलिड है, ये किसी भी बेसिक स्ट्रक्चर को इन्फ्रिंज नहीं कर रहा है। जो हम एक्सीड कर रहे हैं 50%, तो इससे पहले हम जब इंदिरा साहनी देखे तो उसने जो 50% लिमिट जो दी है ना, वो फ्लेक्सिबल लिमिट है, उसको हम ब्रीच कर सकते हैं। लेकिन ब्रीच हम ये नहीं कि ब्रीच हमेशा ही करते रहें, इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में ही ब्रीच कर सकते हैं। और यहाँ पे हम जो रिजर्वेशन इकोनॉमिक बेस ही तो हो गया, ये जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को दे रहे हैं उनके एडवांसमेंट के लिए, तो हम ये कि इकोनॉमिक बेस पे दे रहे हैं, एक इकोनॉमिक क्राइटेरिया है। तो ये तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस हो ही गए ना, कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या डिमांड करता है, क्या इकोनॉमिक डेमोक्रेसी है हमारी कंट्री में, उसी को ठीक करने के लिए हमने ये जो है EWS का रिजर्वेशन दिया है। तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस हो गई, तो हम ऐसा कर सकते हैं। सेकेंड चीज़ तो जो जनहित ने उसमें अभियान में कहा था कि जब जो हम ये एक्सक्लूड कर रहे हैं सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास SC ST को 10% रिजर्वेशन से, तो ये इन्फ्रिंजमेंट नहीं है किसी भी फंडामेंटल राइट का, क्योंकि हम जो ये सेपरेट क्लास जो हमने बनाई है ये इकोनॉमिक बेस पे बनाई है, और जो SC ST और OBC हैं वो ऑलरेडी क्लॉज 4 और 5 के अंडर बेनिफिट ले रहे हैं रिजर्वेशन का, तो ये किसी भी टाइप का इन्फ्रिंजमेंट नहीं है। फर्दर जो UU ललित और J रविंद्र भट्ट जो हैं, इन्होंने डिसेंटिंग में ओपिनियन दिया था। जैसे कि मैंने ये जो जजमेंट आई है ये 3:2 से आई है। तो जो 2 जजेस हैं जिन्होंने डिसेंटिंग ओपिनियन दिया है वो UU ललित और J रविंद्र भट्ट हैं। इन्होंने सिंपली इसका ऑपोजिट बोला है कि क्लास के बेस जो भी इनको एक्सक्लूड किया है ये इन्फ्रिंज करना है, आर्टिकल 15 को इन्फ्रिंज कर रहे हैं, और ये 50% जो सीलिंग लिमिट हम एक्सीड कर रहे हैं ये इंदिरा साहनी का भी वायलेशन है। तो ये इन्होंने ऑपोजिट बोला है इसके। तो इस वीडियो में इतना ही।